नो सर। देखो रिवीजन करके नहीं आओगे तो फिर बात नहीं बनेगी हमारी। कल हमने इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था, प्री आरएमओ की प्रिपरेशन करनी है हमें, हमारे पास 8 महीने हैं केवल। तो 8 मंथ्स में अगर आपको आप प्री आरएमओ क्वालिफाई करना है तो आपको बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके। अभी इस तरह से काम नहीं चलेगा कि आप जरा सा भी लापरवाही करें। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था, थोड़ा याद दिलाइए, बताइए मेरे को आप। सर हमने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर हमने लेटर क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर वर्क करना शुरू किया था। और हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यस बहुत सर। बढ़िया। और सर इम्प्लाइड जो और हमने वाइल इफ और वगैरह। देन वाली जो स्टेटमेंट्स हैं सर, उनके ऊपर वर्क किया था कि कोई भी स्टेटमेंट और उसका कन्वर्स ये इंडिपेंडेंट होती हैं, और जो स्टेटमेंट नहीं कह रही है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तो हमने मेनली कल लास्ट लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो इफ एंड ओनली इफ टाइप के स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सो मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? यस सर। ओके, ग्रेट। सर आपने एग्जाम के बारे में बताया था और वो बताया था सर, कंडीशनल स्टेटमेंट। हम्म। तो हमने ये देखा था कि कोई भी स्टेटमेंट जो इफ समथिंग देन समथिंग की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। यस सर। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो हम इसको यूजुअली P इंप्लाइज Q से हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। P क्या है? एक इंडिपेंडेंट, P एंड Q क्या है? एक दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो P इंप्लाइज Q क्या बनेगा? एक कंप्लीट स्टेटमेंट बनेगा जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके। अच्छा बताइए, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कन्वर्स। सर ये दोनों एक कन्वर्स है एक दूसरे कन्वर्स। सर ये और दोनों सर एक ये दूसरे के के। कन्वर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। कन्वर्स हैं, सर दिस ये दोनों एग्जिस्ट टू आर कन्वर्स एंड कन्वर्स। इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट भी है। ये सर बहुत बढ़िया, इंडिपेंडेंट बहुत कन्वर्स। बढ़िया। कन्वर्स ऑफ ईच अदर। और ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, ऐसा यस नहीं कि सर। उन दोनों का कोई आपस में रिलेशन है, ठीक है? यस सर। मतलब इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है सर कि मतलब अगर पी मान अगर क्यू के इम्प्लाइज करेगा तो जॉर्जी के क्यू भी पी के इम्प्लाइज करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरे से हाँ संबंध। हाँ, यस सर। ठीक है। अभी मुझे सर सुन हम लो, दोनों मुझे सुन लो। स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी के बारे में नहीं कह सकते कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे सुनो, मुझे सुनो, मैं समझ गया हूँ आप लोगों को जो मैंने कल पढ़ाया था वो समझ में आ गया है। अब मैं थोड़ा एकदम से रिवीजन करा देता हूँ क्विकली जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो मैंने ये बोला था कि P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज Q एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर P इंप्लाइज Q, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इस बात से तो Q इंप्लाइज P के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तब भी मैं Q इंप्लाइज P के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मतलब एक स्टेटमेंट की वैलिडिटी दूसरे स्टेटमेंट की वैलिडिटी को Yes, फर्क नहीं sir. In डालती है, previous class we इफेक्ट will. नहीं डालती है। हाँ Yes, sir. Previous class में हमने इसका एक एग्जांपल भी देखा था सर, व्हाइट हाँ शर्ट हाँ। पहनने वाला रेड वाइट है तो तथा लिट। दूसरी यस शर्ट सर। ओके पहनने वाला भी ओके दूसरे। ओके 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 ओके, अब सर मुझे आगे मैरिड भी पढ़ा, देखा था। मुझे आगे पढ़ाने दो भाई, आगे पढ़ाने दो, बीच बीच में मत टोको, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, अब सुनो, आगे सुनते हैं। तो मैं जहां मैंने कल लेक्चर एंड किया था मैं उसके आगे अब बात करने जा रहा हूं। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा था लास्ट लेक्चर में। मैं ये कह रहा था कि देखिए कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, इफ अ मैन wears white shirt then he is a इज अ rich रिच मैन। man। तो अगर ये जो स्टेटमेंट है, तो मैंने आपको आपसे ये बोला कि ये स्टेटमेंट मान लीजिए ट्रू है, इस स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए ट्रू मान लीजिए। तो मैंने आपसे क्या क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था इफ अ मैन
does not wear white shirt, then he is a rich man। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा या कैन नॉट से होगा? सर कैन नॉट से Cannot होगा। say, cannot ये say। हमने देखा, Cannot हमने say। क्या देखा था इसमें, हमने देखा था कि ये एक कैन नॉट से वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हमारा वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि सर उसने बताया नहीं ना हमें कि अगर कोई व्हाइट शर्ट हमारा पहनेगा स्टेटमेंट केवल इस बात पे कमेंट कर रहा है, केवल उस पर्सन के लिए कमेंट कर रहा है जो पर्सन व्हाइट शर्ट पहन रहा है। अगर कोई मैन व्हाइट शर्ट नहीं पहनना तो उसके बारे में हमारा स्टेटमेंट कोई कमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर ये बोला गया है इफ अ मैन डजंट वियर व्हाइट शर्ट, तो हमारा स्टेटमेंट तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अगर किसी पर्सन ने व्हाइट शर्ट नहीं पहन रखी है तो हमारा जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो इस बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट से, क्योंकि हो सकता है पर्सन हु डजंट वियर व्हाइट शर्ट। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में सर ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में नहीं है, ये थ्रू आउट द मैथमेटिक्स आएगा ये कंसेप्ट। हम जो भी पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर वो कंडीशनल स्टेटमेंट उसके अंदर यूज होंगे, ये एक बेसिक चीज है। ओके, जरा सुनिएगा ध्यान से अब। तो सर इसका मतलब आपने क्वाड्रिलेटरल अभी शुरू नहीं करा? नहीं, अभी हम क्वाड्रिलेटरल द्वारा शुरू करेंगे। ओके, डोंट वरी। चलिए, तो इफ अ मैन डज नॉट वियर व्हाइट शर्ट देन ही इज अ रिच मैन, तो ये इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर मैं रिच की जगह पुअर लिख दूंगा तब हम कुछ बोल सकते हैं क्या? No, sir, can't say anything. हाँ, no. तो हम अभी भी कुछ नहीं बोल सकते। No, चलिए, sir. अब अगर मैं अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये कहता हूं if he is a rich man, then he wears white shirt। Sir cannot say. क्या अब मैं इसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ? No sir। Sir cannot say. स्टेटमेंट का कन्वर्स और ये इंडिपेंडेंट है। Yes sir. हाँ, तो बात ठीक सर है आपकी। जो पहला सेंटेंस है सबसे बड़ा और ये सेंटेंस दोनों कन्वर्स है। हाँ, कन्वर्स तो है, ये वाली बात तो मानता Yes हूँ। sir, both तो are इसको थोड़ा सा independent। हाँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट। थोड़ा इसको थोड़ा सा और इलोबोरेट करके हम समझते हैं कि हम क्यों इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, हमारा स्टेटमेंट बोलता है कि इफ अ मैन वियर्स अ व्हाइट शर्ट देन ही इज अ रिच मैन, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है इफ अ मैन इज अ रिच सर ये इसका मैन। कन्वर्स है सर, ऊपर वाली स्टेटमेंट का कन्वर्स अभी है। कन्वर्स को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो, अभी कन्वर्स को थोड़ी देर के लिए कर्टेन के पीछे रखो, मेरी बात सुनो। देखो, इफ अ मैन इज रिच, हम ये बोलना चाह रहे हैं इफ अ मैन इज रिच देन ही वियर्स अ व्हाइट शर्ट। देखिए, हमारे स्टेटमेंट ने क्या बोला, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर मान लीजिए ये कोई पर्सन है जो व्हाइट शर्ट पहनता है, ये एक पर्सन है जो व्हाइट शर्ट पहनता है, तो हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेटली रिच होगा। अब मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है जो व्हाइट शर्ट नहीं पहनता है, कोई किसी और कलर की शर्ट पहन रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई पर्सन 2 है, ये मैन 2 है, तो क्या ये रिच हो सकता है, नहीं हो सकता? Sir, बिल्कुल हो सकता है। ये हो रिच सकता भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है, होता हमें नहीं पता, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे रिच लोग बैठे हुए हैं, ये कोई सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे रिच लोग बैठे हुए हैं। अब ये यहाँ पे बहुत सारे रिच लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए M1 बैठा है, M2 बैठा है, यहाँ पे M3 बैठा है, यहाँ पर M4 बैठा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब बताइए, ये जो मैंने M1 को पिक किया तो क्या उसने डेफिनेटली व्हाइट शर्ट ही पहन रखी होगी? नो सर, कोई श्योरिटी नहीं नो है। सर, कोई श्योरिटी सर ब्लैक नहीं, और कोई सर पहन सकते हैं सर। कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप Yes, sir. एक Yes, रिच sir. पर्सन को उठाओगे तो उसने कैसे भी कलर की Yes, कलर की sir. शर्ट पहन रखी हो सकती है, हो सकता है व्हाइट पहन रखी, हो सकता है ब्लू पहन रखी, हो सकता है येलो पहन रखी। लेकिन सपोज करो एक दूसरे यहाँ पे एक और सिटी है, अगर एक और सिटी, मान लो इन सभी लोगों ने व्हाइट शर्ट पहन रखी है, व्हाइट शर्ट। अब मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है M5, यहाँ पे कोई पर्सन है M10, तो अगर इसने व्हाइट शर्ट पहन रखी है तो क्या डेफिनेटली रिच होगा? यस सर, यस सर, डेफिनेटली। यस सर। यस, ये डेफिनेटली रिच होगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेटमेंट तो यही तो बोल रहा है कि अगर आपने व्हाइट शर्ट पहन रखी तो आप रिच हैं, लेकिन अगर आपने व्हाइट नहीं पहन रखी है तो कुछ नहीं बोल रहा मैं आपके बारे में। व्हाइट नहीं पहन रखी तो आई एम साइलेंट, लेकिन व्हाइट पहन रखी है तो आप रिच हैं। तो यहाँ देखो, ये व्हाइट शर्ट पहनने वाले लोग हैं तो ये सब रिच हैं, ये डेफिनेटली रिच हैं। लेकिन ये जो है ये सब रिच लोगों का सेट है,
जो रिच लोगों का सेट है वो गारंटी नहीं है कि वो सब व्हाइट शर्ट ही पहने हुए होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है इफ ही इज अ रिच, वो पहले से रिच है। अगर पहले से रिच है मतलब इस वाले टाउन के अंदर बैठा हुआ है वो पहले इस वाले सेट के अंदर बैठा हुआ है, तो वो पहले से रिच है। लेकिन अगर वो रिच है तो गारंटी थोड़ी ना है उसने व्हाइट ही पहन रखी होगी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है जो हमने यहाँ लिखा है इफ ही इज अ रिच मैन देन ही वियर्स अ व्हाइट शर्ट, हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। कांट से। ठीक है, कांट से। बात समझ में आ गई? सर अब हमें एक बात- हमें सिर्फ यही पता है कि जो व्हाइट पहनेगा वो अमीर है, हमें ये नहीं पता कि दूसरा रिच है वो व्हाइट पहने ना पहने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमें नहीं पता कि दूसरे कलर की शर्ट पहनने वाला इंसान रिच है या नहीं है, हमें पता ही नहीं उसके बारे में, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट साइलेंट है। ठीक है ना, तो ध्यान रहे कि हमें एक्स्ट्रा मीनिंग अटैच नहीं करना है, जितना हमको बोला गया उतना ही हमको लेना है, एक्स्ट्रा मीनिंग अटैच नहीं करना है। Yes, sir. लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में हम एक्स्ट्रा मीनिंग अटैच कर लेते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक रियल लाइफ सिचुएशन समझो। मान लो आपके किसी फैमिली में किसी की मैरिज है, ठीक है ना, और अगर किसी की मैरिज है तो आपने बोला जिसकी मैरिज है उसको बोला भाई अगर बारिश हो गई तो मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो आपने बोला अगर बारिश हो गई तो मैं आपकी मैरिज में नहीं आऊंगा। ठीक है, Yes, sir. तो अब Yes, sir. इसका जो सामने वाला पर्सन है या फिर जो आप भी हैं, इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे? आप यही तो इंटरप्रिटेशन निकाल लेंगे कि अगर बारिश नहीं हुई तो मैं आऊंगा। Yes, sir. Yes, भाई sir. रियल लाइफ में तो ऐसे ही Yes, होता है sir. ना। भाई रियल लाइफ में क्या होता है, हमने अपने दोस्त को बोल दिया भाई अगर बारिश हो गई तो मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा। अब इसका मतलब ये तो निकालते हैं रियल लाइफ के अंदर कि अगर बारिश नहीं हुई तो मैं शादी में आ जाऊंगा। ठीक है ना, तो लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो मेरा स्टेटमेंट था कि इफ इट डज नॉट रेन आई विल नॉट कम। तो क्या इसका मतलब ये हो गया इफ इट रेन्स आई विल कम? नो सर, इसका मतलब मैथमेटिक्स में इसका मतलब ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसका मतलब? क्योंकि मेरा स्टेटमेंट तो साइलेंट है उस बारे में। yes sir, क्यों- our मैंने केवल statement is telling about the rain. When the rain comes we हाँ। don't go हाँ, Yes. मतलब हमने but it's हमने इस not बारे में तो telling- कोई कमेंट ही नहीं किया कि बारिश हो गई Yes, तो हम sir. क्या करेंगे। हमने तो केवल इस बारे में कमेंट किया ना कि बारिश नहीं हुई तो हम नहीं आएंगे। क्या हमने कोई कमेंट किया कि बारिश हो गई तो हम आएंगे? no sir. ओके, यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो रियल लाइफ के अंदर हम एक्स्ट्रा मीनिंग अटैच कर लेते हैं। हमने एक्स्ट्रा मीनिंग अटैच कर लिया था ना रियल लाइफ में, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब मैं Yes, sir. आपको Yes, sir. अब सुन लो। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। जो स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं यहाँ Yes, पे एक sir. स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, आपको बताना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट लिखा इफ ही इज नॉट रिच मैन, if he is not rich man, then he does not wear white shirt. Sir cannot say. Sir, can't say. Cannot say. Sir can't say. सभी का आंसर कांट से है। Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. चलिए आइए फिर से हम अपने यहाँ पर आते हैं। देखो ये जो हमने सेट बनाया था ये रिच लोगों का सेट था। अब सपोज करो कि जो इस सेट के अंदर लोग हैं वो, हम ये तो नहीं बोल सकते कि इस सेट के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी ने व्हाइट शर्ट पहन रखी है। हाँ, इस सेट के अंदर जितने भी लोग हैं हो सकता है कुछ ने व्हाइट शर्ट पहन रखी हो, कुछ ने व्हाइट शर्ट ना पहन रखी हो। Yes अब sir. सपोज करो कि इस सेट के अंदर कोई इंसान नहीं है। मानो एक इंसान है यहाँ पर, इसका नाम है M7 और वो रिच नहीं है। मतलब वो रिच नहीं है, ये मुझे पक्का पता है। अगर वो रिच नहीं है तो क्या उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी होगी? No, sir. देखो, जो पर्सन रिच नहीं है डेफिनेटली उसने व्हाइट शर्ट तो पहन ही रखी होगी, क्योंकि अगर उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी होती तो वो रिच होता ना।
यस सर। Yes, sir. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मतलब हम ये तो नहीं बोल सकते कि रिच, हम ये तो नहीं बोल सकते कि रिच 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 पर्सन ने कौन से कलर की शर्ट पहनी है, सर आप लेकिन हम ये पीछे बोल समझा सकते। सकते हैं सर, मैं नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो हम यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हम इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट वैलिड है नहीं है। स्टेटमेंट ये है Sir, कि valid है. if he is not a rich man, if he is Valid not है. a rich man, then he does not Sir, wear white valid है. shirt. अब मुझे Valid है. पूरा समझाने दो, पूरा समझाने दो, बीच में मत टोको। अब he is not a rich man, then he does not wear white shirt. हम इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी कंफर्म करना चाहते हैं। जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए ये एक सेट है जहां पर रिच लोग बैठे हुए हैं, अगर इस रिच लोगों के सेट में से मैंने एक पर्सन उठाया, M1 नाम का एक पर्सन है, अगर ये रिच है तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि इसने व्हाइट शर्ट ही पहन रखी होगी, हो सकता है इसने ब्लू शर्ट पहन रखी हो, क्योंकि रिच है ना, रिच रिच हम रिच पर्सन को देखकर नहीं बोल सकते कि उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी होगी, लेकिन हाँ व्हाइट शर्ट वाले पर्सन को देख के बोल सकते हैं कि वो डेफिनेटली रिच होगा। ओके, तो यानी कि रिच पर्सन को देख के तो नहीं बोल सकते कि उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी है या किस कलर की शर्ट पहन रखी है। लेकिन सपोज करो हमारे पास एक M7 नाम का पर्सन है और हमको ये पता है कि ये रिच नहीं है, हमको पहले से पता है कि ये रिच नहीं है भाई। ओके, तो M7 नाम का पर्सन अगर रिच नहीं है तो क्या उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी होगी? नो सर। No, उसने sir. डेफिनेटली व्हाइट शर्ट नहीं पहन रखी होगी, नहीं. क्योंकि अगर उसने व्हाइट शर्ट पहन क्योंकि रखी सर होती, अगर व्हाइट शर्ट, अगर उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी होती तो वो रिच होता ना। Yes, sir. बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. इसका Yes, sir. मतलब अगर कोई पर्सन रिच नहीं है तो उसने डेफिनेटली व्हाइट शर्ट नहीं नहीं पहनी. पहनी होगी। नहीं पहन पहनी. रखी, नहीं पहन रखी। बात समझ में आई? यस सर। तो Yes, ये जो sir. स्टेटमेंट Yes, हुआ sir. ये वैलिड हुआ कि इनवैलिड हुआ? सर वैलिड। वैलिड। Valid हुआ. वैलिड। ट्रू स्टेटमेंट बोलेंगे या वैलिड बोलेंगे, बात एक ही है, ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हुआ। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, Yes, इसका sir. मतलब Yes. क्या हुआ, हमारा जो ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है और जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं अगर इसी हम बात किसी को पुअर को दूसरे बिठा शब्दों दे में सर, ऐसे बोल सकता हूँ। सर हाँ? अगर हम किसी पुअर को बिठा दे सर, तो फिर हम लिख दे देन ही डज नॉट वियर व्हाइट शर्ट, तो हाँ, सर सही सही बात। जब भी वैलिड होगी। हाँ, नॉट रिच का मतलब हम यहाँ पे पुअर ही समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन नॉट रिच को पुअर से रिप्लेस मत करो, नॉट रिच को नॉट रिच ही बोलो, क्योंकि कोई पर्सन अगर रिच नहीं है तो उसने डेफिनेटली व्हाइट शर्ट तो नहीं पहन रखी, ये बात तो कंफर्म है। यस बात समझ सर। में आ रही सर है? अगर हम ऊपर वाली स्टेटमेंट को ट्रू लेंगे तो सर जब वैलिड होगी ना ये। हाँ हाँ हाँ, हम ऊपर वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं सारी, हम सारी बात इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट को हम कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, हमने बोला ना कंसीडर दिस स्टेटमेंट, ठीक है? गेटिंग इट? समझ में आ रही है बात? यस Yes, सर। sir. तो Yes, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट क्या ये सेम बात है नहीं है? ये दोनों बातें बिल्कुल सेम Yes, है, sir. Yes, ये sir. दोनों बातें बिल्कुल सेम है, Sir, यानी ये independent है. इंडिपेंडेंट नहीं है, सेम है। इसी बात तो को दूसरे शब्दों में बोलने का तरीका हो गया, ठीक है ना? मैं आपको Yes, रियल sir, लाइफ का हमने एग्जांपल लेकर interpret किया. समझाऊं क्या? Like मैं आप direct and indirect statements. डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ दो फिलहाल, मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर समझाऊं क्या? देखो सपोज करो मैं अगर कहता हूं, एक स्टेटमेंट लिखो, एक मिनट समझो कि इफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 4 देन इट इज अ, सर आपने ये कल भी कराया था। नहीं कल वाला अलग है, सुन लो अभी। देन इट इज अ, चलो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, मल्टीपल ऑफ 10 कर देता हूं। इफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये बात सही है गलत है? सही है सर। सही है. ये बात तो बिल्कुल Sir, सही है valid ना? statement. सर वैलिड है। ये बात Yes, बिल्कुल sir, सही है। valid है। अब मुझे बताओ मैं इसी बात को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता, अच्छा सुनना लोगों ध्यान से, मैं इसी बात को कैसे लिख सकता हूं, जरा सुनना ध्यान से। इफ x is not a multiple of 2 then it is यस सर। it is नॉट मल्टीपल ऑफ not 10, a मल्टीपल ऑफ
क्या ये वाली बात वैलिड है, सर दोनों valid है। वैलिड है। वैलिड दोनों बातें वैलिड सेम है सर। क्या? या ये दोनों बातें सेम है नहीं है? क्या Yes, दोनों sir. ही बातें सेम Yes, sir. करवे सर कर रही नहीं क्योंकि कर? अगर वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा तो सर 10 का भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर वो 10 का मल्टीपल है तो वो 2 का भी होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। सर हम तो इसे और भी तो लिख सकते हैं। हाँ Yes, sir. फैक्टर ऑफ x then it is also a factor of 2. Sorry, क्या? if 10 is a factor of x then 2 is also a factor of x. नहीं, लैंग्वेज को चेंज करने का अलग तरीका, लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हो, वो सब ठीक है ना। लेकिन फिलहाल जो मैं जिस बात में मैं तुम्हारा फोकस चाह रहा हूँ वो इस बात पर चाह रहा हूँ, क्या ये दोनों बातें आइडेंटिकल है नहीं है? ये Yes, दोनों sir. बातें एक्चुअली में लॉजिकली आइडेंटिकल है, तो हमने यहाँ पे बनाया इक्विवेलेंट। ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली में इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं इसको सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जरा सुनना बिल्कुल ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये लास्ट बात है बस, इसके बाद हम कोऑर्डिनेटर शुरू करेंगे। सुनना बिल्कुल ध्यान से। पहले एक कंसेप्ट समझो सर ये निगेशन का। कंडीशनल स्टेटमेंट सर पीआरएमओ में इन सब में आती है। हाँ बेटा, सब में आती है। इन सब का देखो पूरी मैथ्स में यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। सर बोर्ड्स एग्जाम में उन सब में भी आती है। बेटा ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्टली बन के आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्टली बन के ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। ओके, एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होगा, उसके अंदर एक छोटा सा रोल इसका भी होगा। सुनो ध्यान से, निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, जरा इसको सुनना बिल्कुल ध्यान से, फिर मैं इस वाली बात को दिमाग में रखना, ठीक है? मैं कनेक्ट करूंगा इसको भी थोड़ी देर में। निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कोई स्टेटमेंट P है और मैंने बोला स्टेटमेंट है इट इज मेड ऑफ स्टील, ठीक है? तो इसका निगेशन क्या होगा? इसका निगेशन मतलब इट इज नॉट मेड ऑफ स्टील, नॉट लगा देंगे, नॉट मेड ऑफ स्टील। समझ में आ गया निगेशन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला उसका अपोजिट कर देंगे सर। हाँ, अपोजिट कर देना। मैंने बोला ही इज इंडियन, तो निगेशन क्या होगा? ही इज नॉट इंडियन। समझ में बोला? सर उसके अगेंस्ट में जाना उसके। हाँ, मैंने बोला आगरा इज इन ताजमहल, तो निगेशन क्या होगा? आगरा इज नॉट इन ताजमहल। समझ में आया निगेशन? Sir, Tajmahal is not in Agra. Sir, Tajmahal is not in Agra. हाँ हाँ, सॉरी 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 हाँ, तो मैंने बोला ताजमहल इज इन आगरा, तो इसका निगेशन क्या होगा? ताजमहल इज नॉट इन आगरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निगेशन बना सकते हैं। निगेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है ना? ठीक है। Yes, sir. Sir, negative. Negative। सर अगर हमें एक स्टेटमेंट दे दी जाए सर कि ही इज नॉट इंडियन, तो सर इसका नेगेशन सर ही इज इंडियन होगा। हाँ, ही इज इंडियन होगा। ध्यान रहे Okay, sir. कि अगर स्टेटमेंट है ही इज इंडियन, तो इसका निगेशन ये नहीं होगा ही इज अमेरिकन। सर जो भी स्टेटमेंट दे रखी हो बस उसका अपोजिट कर देना है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रही है इतनी बात? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब जरा मैं अपनी पुरानी बात को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ से, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक सिंबल मैंने यूज किया निगेशन के लिए, और वो सिंबल क्या है? P डैश। अगर कोई स्टेटमेंट P है तो उसका निगेशन किस तरह लिखूंगा? P डैश, डैश लगा दूंगा। समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ, Yes, sir. कुछ और सिंबल भी होते हैं, सिंबल्स फॉर निगेशन। मैं सारे सिंबल्स आपके लिए लिख देता हूँ। सिंबल्स फॉर, आप मेरा नोट भी कर लीजिएगा। सर जो निगेशन, आप वो लिखा था सर P डैश, सर वो था सिंबल ऑफ नेगेशन। हाँ, P एक स्टेटमेंट है ना, P एक स्टेटमेंट है, तो P डैश P का निगेशन माना जाएगा। Okay. सिंबल फॉर निगेशन ऑफ P आर P डैश। समटाइम्स इस तरह सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है ना? इस सिंबल को क्या कहते हैं जो आपने सेकंड में लिखा है? इसको बोलेंगे नॉट P। इसको रीड करने का तरीका है नॉट P, रीड एज। सर ये बस 2 ही सिंबल है। हाँ बेटा, 2 ही सिंबल है, ठीक है? या तो P डैश बोलेंगे या फिर इसको नॉट P बोलेंगे। सर उसके बाद डॉट भी लगाना है वो? नहीं, डॉट तो मैंने लगाया, इसको हटा दो। मोस्टली कौन सा यूज करा जाता है? वैसे स्टैंडर्ड तो ये वाला है, लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर ये वाला यूज करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ठीक है? सर P की पावर 1 ज्यादा याद रह जाता है। ये 1 नहीं है, डैश है, डैश डैश।
सर लग वैसा ही रहा है। हाँ, लेकिन तुम डैश अपनी नोटबुक में लिखोगे तो डैश लिखना, वन मत लिखना, ठीक है? यस थोड़ा सर। सा टिल्टेड होता है डैश, थोड़ा टिल्टेड, ठीक है? अब भाई, अब मेरी बात सुनना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, देखो मेरे, अब यहां पर लौट के आओ। मैंने बोला इफ x इज अ मल्टीपल ऑफ p, सॉरी 10, देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर मैं इतने स्टेटमेंट को x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 को p बोलूं, क्या बोलूं? p। P। और इस वाले स्टेटमेंट को क्या बोलूं? P dash। q। q। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके इक्विवेलेंट हुआ? p सर implies PQ dash, PQ dash। P नहीं implies नहीं, इसमें कहीं भी q डैश नहीं है फिलहाल। ये p implies q तो लिखा है, यस सर। Q implies Yes, sir. ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है ना? अब मुझे ध्यान से बताना ये क्या लिखा है, ये क्या है? ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है? Q dash। क्यू डैश। ये है नॉट q क्यू डैश, क्यू डैश। ये है q डैश। और जो ये वाला स्टेटमेंट है ये क्या है? पी डैश। P dash। ये है P dash। p सर ये P डैश। dash। और अभी हमने क्या देखा, ये दोनों क्या हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट है। यस सर। यस तो सर। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या बनेगा? q डैश इंप्लाइज p डैश। यस यस सर। सर। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बना? p इंप्लाइज q। यस सर। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या देखा? यस सर। What we have noticed, we have noticed क्या p implies q is logically equivalent to q dash implies p dash। सर ये आपने यस सर। 3 एरो बनाए सर, ये किस चीज का सिंबल है? इक्विवेलेंट मतलब ये दोनों बातें सेम है, स्टेटमेंट दोनों सेम है। हम दो स्टेटमेंट को इक्वल नहीं बोल सकते, दो नंबर को इक्वल बोलते हैं ना, 2 इक्वल 2। लेकिन सर अगर हमें दो स्टेटमेंट को सेम बोलना है तो हम इक्विवेलेंट का साइन बनाते हैं। हाँ बोलो। सर P Q के इक्वल है या पूरी की, मतलब P Q स्टेटमेंट Q P स्टेटमेंट के इक्वल है? बेटा ये पूरा एक स्टेटमेंट है ना, p इंप्लाइज q तो एक स्टेटमेंट हुआ ना। देखो मैं तुमको दोबारा से समझाता हूं। सर ये इक्वल सर कैसे हो सकता है, क्योंकि सर इसमें नोट भी आता है। ये एक स्टेटमेंट है और ये एक और स्टेटमेंट है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। अभी हमने यहां पे देखा ना कि इफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये स्टेटमेंट p इंप्लाइज q बोला। समझ में आ रहा है? यस सर। फिर मैंने Yes, क्या sir. नोटिस किया कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसके इक्विवेलेंट है? इफ x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 देन इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। तो ये स्टेटमेंट क्या आया? q डैश इंप्लाइज p डैश। समझ में आया? तो Yes, sir. ये दोनों Yes, स्टेटमेंट sir. सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। यही तो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया कि p इंप्लाइज q इज इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट टू q डैश इंप्लाइज p डैश। बोलो कोई बात दिक्कत? नो सर आपने ये जो P मतलब लिखा है सिंबल फॉर नेगेशन ऑफ P R P1 और दूसरे का लिखा सर। p1 नहीं है, p डैश है। हाँ q P डैश q डैश इंप्लाइज p डैश। सर एक बार सर पीछे कर दीजिए। सर वो कंबाइनली इक्वल थे ना, अब तो हमने उनको अलग अलग स्टेटमेंट्स में कर दिया, एक को Q में एक को P में, अब भी हम उनको इक्वल ही रखेंगे। नहीं बेटा, हमने तो कंबाइंड ही लिखा है ना अभी भी। देखो हमने p इंप्लाइज q लिखा है, ये कंबाइंड स्टेटमेंट जो है पूरा का पूरा। एक मिनट, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये वाला जो पूरा स्टेटमेंट है, ये यही तो p इंप्लाइज q है। नहीं बात समझ में आ रही? आई मैं एक और एग्जांपल लूंगा, अभी समझ में आएगी बात। सर एक सेकंड सर, इस पे रहने देना सर, एक सेकंड। ठीक है। सर आप कोटा में भी पढ़ाते थे सर? हाँ सर जो इंटरनेट पे सर फोटो आते हैं सर, वो आपने प्रशांत सर लिखा था। लॉजिक्स बताए थे सर कि तुमने मेरा फोटो कहाँ देखा? सर जो आपकी बुक का सर जो बताया था ना आपने, अच्छा। सर तो सर फोटो भी आ जाते हैं सर गूगल पे। अच्छा। सर हो गया, सो हो गया। बहुत बढ़िया। सर अब सर हाँ बोल। लॉजिक जो चाहिए हाँ सर, पेज मत आगे बढ़ाइएगा अभी, एक मिनट।
अभी मैं एक एग्जांपल लेके और समझाऊंगा, आप लोगों को पूरा टाइम दूंगा समझने का, आप आराम से समझिए, ये बहुत ही सर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बात पेज है। कर दीजिए सर। एक मिनट, अभी सर बच्चों को नोट नहीं, करने से। मेरा भी रह रहा है सर, बस 2 मिनट। सर हाँ हाँ सर बोलो। सर मेरे पापा ने मेरे को बताया था कि अब यूज नहीं होता सर, अब भी यूज होता है सर लॉजिक से, जो कैलकुलेटर्स में हम देखते हैं सर, वो भी आप बताओगे? क्या कैलकुलेटर? सर कैलकुलेटर में एक सर अलग होता है ना सर, जिससे आप वो जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो सर, लॉजिक्स और वो। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हो तुम। सर मैं अभी सर आज आप नंबर बताओगे ना सर, मैं आपको सर उस पर सेंड करके बता दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़े। सर आपने अपना फोन नंबर तो दिया ही नहीं। ठीक है, मैं दे दूंगा आज। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। देखिए, यस सर। मैं सर इस आप बात, सर फिजिक्स भी पढ़ाते हो? नहीं मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैं इस बात को और ज्यादा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी लिखा है ये यहाँ पर, ये इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? जरा समझिएगा बात को ध्यान से, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोज करिए, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है पी, पहले मैं पी की बात करता हूँ। पी मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, he practiced 6 hours a day। और क्यू एक स्टेटमेंट है, ही इज अ चैंपियन। अब बताइए पहले P implies Q क्या होगा? Sir, if he practice 6 hours a day, then he is a champion. And he is a champion. He If practices he 6 hours a He day, practice, practice then 6 he hours is a a day, then champion. he is a champion. हाँ, if he practice 6 hours A day, then he a is a day, Then champion. he is a champion. then he is a champion। अब बताइए Q डैश implies P डैश क्या होगा? If Sir, he if he is is a not a champion, champion, then he is a he champion. doesn't practice If 6 he hours is a not day. a champion, If If he P is a is not champion, a then champion, he then practices he 6 is hours a day. a champion, If he is not a champion, then he do not practice the 6 hours a day. बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। Then he does not If he is not a champion, practice 6 hours then he doesn't day। practice 6 अब hours. मेरी एक बात समझिए, मेरी एक बात जरा ध्यान से समझिए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ये दोनों, ये वाले Yes, दोनों sir. statement। तो कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि इफ ही प्रैक्टिस 6 hours a day देन ही इज अ चैंपियन। अगर कोई पर्सन 6 hours a day प्रैक्टिस करता है तब वो चैंपियन है। और ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई चैंपियन है ही नहीं, ही इज नॉट अ चैंपियन, तो क्या वो 6 hours a day प्रैक्टिस करता है? सर अगर हम ऊपर वाली को ट्रू नहीं मान सर, के सर चले तो क्योंकि सर अगर वो ऐसा बैटरी करता वाली तो वो भी true हो चैंपियन जाएगी। होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वो 6, अगर ऊपर वाला ट्रू होगा तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, अगर ऊपर वाला फॉल्स होगा तो नीचे वाला भी फॉल्स होगा। बात समझ में आ रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला ट्रू और नीचे वाला फॉल्स हो? नो सर। ऐसा नहीं हो सकता नो क्योंकि सर। ऊपर वाला और नीचे वाले ये दोनों स्टेटमेंट सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि सर Yes, इसमें sir. एक लिमिट दे रखी है ना सर, वो 6 hours अगर करेगा प्रैक्टिस जब भी वो चैंपियन बनेगा। ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है नहीं है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, अगर ऊपर वाला फॉल्स है तो नीचे वाला ही फॉल्स होगा। Yes, sir. यस सर, क्यू इम्प्लाइज पी इसलिए इक्विवेलेंट मैंने है बोला सर, क्यू डैश P implies इम्प्लाइज Q is पी डैश। equivalent to Q dash implies P Q dash। dash अब आपको ये implies वाली बात समझ में आई नहीं आई? सर अब बोलो, मुझे अब नहीं बात आया समझ सर, में आई? इतनी आवाज आ रही थी सर, आ सर, गई। आपकी बात तो समझ ही नहीं आई। अच्छा, आप सभी लोग शांत रहें, केवल मेरी बात सुने। सर समझ गए सर। नहीं नहीं, तुम शांत रहो, पहले मुझे दोबारा से समझाने दो। देखो इसमें
बेटा शांत रहो। देखो इसके अंदर हमने क्या बोला, पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ ही प्रैक्टिस 6 आवर्स अ डे देन ही इज अ चैंपियन, ये एक स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इफ ही इज नॉट अ चैंपियन देन ही डज नॉट प्रैक्टिस 6 आवर्स अ डे। मेरा ये कहना है कि अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाला भी ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सेम मीनिंग कन्वे? क्योंकि ये स्टेटमेंट बोलता है इफ ही प्रैक्टिस 6 आवर्स अ डे देन ही इज अ चैंपियन। मतलब अगर मान लो एक सेट बनाया, इस सेट में 6 आवर्स अ डे प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, M1 है, M2 है, M3 है, ठीक है, ये लोग हैं जो 6 आवर्स अ डे प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली ये चैंपियन होंगे ही होंगे। यस सर। अगर सर इनके बीच में कोई बैठा हो यस जो सर। इससे ठीक कम है, करता हो 6 आवर्स से, लेकिन तो सर वो नहीं, चैंपियन नहीं होगा। मान लो ये चैंपियन का सेट है। अब ये चैंपियन का सेट है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, M1 भी है इसके अंदर, M2 भी है, M10 भी है, लेकिन इस सेट के बाहर कोई पर्सन है M11, ये चैंपियन नहीं है। लेकिन अगर ये चैंपियन नहीं है तो क्या ये इस सेट के अंदर हो सकता है? नो नो सर। सर। नहीं हो सकता, नहीं सर हो नो सकता, सर। इसे क्योंकि 6 वो आवर्स चैंपियन प्रैक्टिस के करनी बाहर है, पड़ेगी। क्योंकि वो चैंपियन के सेट के बाहर है। अगर वो इसके अंदर होता तो वो इसके अंदर होता, लेकिन वो इसके अंदर तो, अगर वो तो इससे बाहर है। इसका मतलब अगर कोई चैंपियन नहीं है, अगर कोई चैंपियन नहीं है तो वो ही डज नॉट प्रैक्टिस 6 आवर्स अ डे। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये वाला भी ट्रू होगा, और अगर ये वाला फॉल्स होगा तो ये वाला भी फॉल्स होगा। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हो गए? लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए, इसलिए हमने इनको लिख दिया। अब बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? यस सर, यस आई तो यस सर। सर। सर आप तो नहीं है ना कि अगर हाँ बेटा। सर ऐसा रिलेशन तो नहीं है ना कि P इम्प्लाइज Q हमेशा Q डैश इम्प्लाइज P डैश के बराबर होगा। कभी P डैश नहीं, बराबर बराबर का मतलब, स्टेटमेंट के बराबर होने का मतलब होता है कि अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। बराबर का मतलब ऐसा नहीं है, कोई नंबर तो है नहीं 3/2 या 5/3 की तरह। स्टेटमेंट के अगर मैं बोल रहा हूं दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है या तो दोनों ही फॉल्स है या दोनों ही ट्रू है। यस ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रू है एक फॉल्स है। सर। सर अगर हमने ऊपर 6 आवर्स लिख दिया और नीचे 5 आवर 59 मिनट लिख दिया, तो सर जब भी फॉल्स हो जाएगा ना। तो अलग अलग बातें हो गई ना, फिर तो एंटायरली अलग अलग, उनमें कोई रिलेशन नहीं हुआ सर। स्टेटमेंट। हाँ बोलो। सर तो आप एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि P implies Q, जिस इक्विवेलेंट ना हो Q implies P dash, Q dash नहीं implies P नहीं, मैं dash। आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये वाली बात हमेशा होल्ड होगी। मैं एग्जांपल दे देकर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि P इंप्लाइज Q हमेशा Q डैश इंप्लाइज P डैश के इक्विवेलेंट ही होता है। इट इज सर ट्रू अगर इन, अगर इक्विवेलेंट नहीं आए तो सर हमारी गलती होगी सर लिखने में। हाँ बिल्कुल सही बात मेरे इस लड़के ने सर बोली है। तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें। अरे कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चे, P इंप्लाइज Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू Q डैश इंप्लाइज P डैश। मैंने आपको पहले क्या बताया था, थोड़े दिन कल मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है कि ये ट्रू हो तो ये फॉल्स हो जाए, हो सकता है कि ये फॉल्स हो तो ये ट्रू हो जाए। इन दोनों में कोई यस रिलेशन सर। नहीं था, मैंने समझाया था ना, समझाया था ना। यस सर। यस सर। कन्वर्सेशन, यस सर। कन्वर्स स्टेटमेंट में कोई लेकिन रिलेशन नहीं है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, और वो बात ये है कि P इंप्लाइज Q और Q डैश इंप्लाइज P डैश में रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब अगर एक ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होगा, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा भी फॉल्स होगा। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir, लॉजिकली understood. सर इनका नेम क्या है सर? हाँ, सर इनका स्टेटमेंट का नेम क्या है? जैसे वो हमारी कन्वर्स थे, वो कन्वर्स बस थे एक कन्वर्स। दूसरे के। हाँ, यस सर। सर तो इनको क्या कहेंगे? अब इनका मैं आपको नेम बता रहा हूं, अब मेरी बात सर ये सुनना भाई। स्टेटमेंट जो आपने लिखी है सर, इसका नेम क्या है? बता रहा हूं भाई, थोड़ा तुम लोग ना एकदम इतने सारे साथ एक साथ बोल जाते हो। अब एक एक इंसान ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, वही क्वेश्चन रिपीट मत करो। अब सुनो मेरी बात, सुनो, देखो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बड़े काम की बात है, ये आपने सुनी नहीं होगी पहले। देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा
पॉजिटिव ऑफ P implies Q। बात समझ में आ गई? यस सर। तो फिर नेगेशन यस सर। नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट को सिर्फ इतना है कि जब उसमें नॉट लगा है और हाँ, not- नेगेशन का मतलब है उसका स्टेटस चेंज कर दो। नेगेशन का मतलब है उसका स्टेटस चेंज कर दो बस। अगर तुमसे बोलो ही लिव्स इन मुरादाबाद, ही लिव्स इन न्यू दिल्ली, ही और ये लिव्स इन क्यों आगरा, तो तुम क्यों बोल दो ही डज नॉट लिव इन मुरादाबाद, ही डज नॉट लिव इन न्यू दिल्ली, ही डज नॉट लिव इन आगरा। सिर्फ उसका स्टेटस चेंज कर दो। नेगेशन सर इसमें क्यू डैश और पी डैश में तो सर ज्यादातर नेगेटिव की स्टेटमेंट आती है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव नाम क्यों है इसका? क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव नाम इस पूरे स्टेटमेंट का, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, एक अपने आप में एक इंप्लीकेशन स्टेटमेंट है ना ये पूरा। तो इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है, पॉजिटिव वर्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये वाली बात इसी वाली बात का मीनिंग कन्वे कर रही है दूसरे शब्दों में। सर हाँ सर हाँ। अगर पे पी और क्यू ना होके जेड वाई एक्स जेड कुछ भी होता तब ये चीजें बदल तो नहीं जाएंगी ना? बेटा वो स्टेटमेंट तो वेरिएबल्स है ना, बेटा वो तो वेरिएबल है। हमने स्टेटमेंट को पी बोला, तुम स्टेटमेंट को एक्स बोल दो, तुम वाई बोल दो स्टेटमेंट को, तुम ऐसे सर लिख दो। इट डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल सर। एक स्टेटमेंट एक्स है एक वाई है, तो एक्स इंप्लाइज पी इज इक्विवेलेंट टू वाई डैश इंप्लाइज एक्स डैश। वो तो बेटा वेरिएबल है। बिकॉज वेरिएबल्स वैल्यू वेरी। हाँ वो तो वेरिएबल है। सर एक मिनट, होल्ड होल्ड होल्ड। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? अच्छा तो मैं बोलूं फिर? सर मैंने बोल दिया, आ गया समझ में। सर अच्छा हाँ। सर अगर पी क्यू जो आपने पहले दे रखा है सर, अगर ये नेगेटिव होता तो हम स्टेटमेंट को कॉन्ट्रा नेगेटिव कहते। नहीं 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 नहीं, मेरी बात को समझो, देखो मेरी बात समझो। जैसे कि एक बात समझो, तुम अपने मम्मी के ब्रदर को क्या बोलते हो? मामा। मामा। अपने मम्मी के ब्रदर को मामा बोलते हो। अब मम्मी की सिस्टर को क्या बोलोगे? मौसी। मौसी। यस सर। तो भाई मामा का मतलब क्या है? मामा का मतलब है मम्मी का ब्रदर। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है मामा की। मामा किसे बोलेंगे? मम्मी के ब्रदर को मामा बोलेंगे। ये मामा की डेफिनेशन हो गई। समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला कि कोई स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, पी इंप्लाइज क्यू, तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा वो किसे बोलेंगे? क्यू डैश इंप्लाइज पी डैश को कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलेंगे। मतलब एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो, द कॉन्ट्रा positive, the contrapositive of P implies Q is Q dash implies P dash। इतनी सी बात है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। लेकिन हमने एक बात और प्रूफ कर दी साथ में कि ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो है, लेकिन हमने क्या बोला कि कोई भी स्टेटमेंट अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्विवेलेंट होता है। हमने क्या बोला? एनी कंडीशनल स्टेटमेंट इज logically equivalent to its contrapositive। यही तो हमने प्रूफ किया अभी। इट मीन्स, इसका मतलब क्या निकल रहा अभी हमने? इट मीन्स P implies Q is logically equivalent to Q dash implies P dash। बोलिए सर एक बार पीछे कर दी। बोलिए, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर आ गए। यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर जो P implies Q है, यही तो Q dash implies P dash का भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा ना? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला।
अगर Q डैश P इंप्लाइज P डैश का कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालोगे तो वो P इंप्लाइज Q आएगा। बिल्कुल सही बोला। कौन सा पॉजिटिव क्या आएगा सर फिर तो सर? नेक्स्ट स्लाइड पे कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे। डन समझ में सर। आ गया सर आगे बेटा? हाँ बोलो। सर तो मैं पूछ रहा था कि दोनों स्टेटमेंट का नाम कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, मेरी मेरी बात समझो, मेरा समझो। मान लो कि तुम्हारा नाम ए है और तुम्हारा भाई का नाम बी है, तो बी तुम्हारा बी ए का भाई हुआ नहीं हुआ? यस सर। और ए यस भी तो सर। और ए भी तो बी का भाई हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। समझ में आया? सर तो हम लिख सकते हैं ए इम्प्लाइज बी सुन तो लो, इक्विवेलेंट टू बी इम्प्लाइज ए। सुन तो लो, सुन तो लो। तो हमने क्या बोला? ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। तो हम क्या बोलेंगे? इस वाले स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये है और इस वाले स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये है। तो सर तो पी इम्प्लाइज क्यू भी तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ही हो गया। हाँ हाँ, लेकिन वो किसका हुआ ये भी तो बताना पड़ेगा ना। यस कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो हुआ, लेकिन किसका हुआ? यस सर, जैसे सर बताना Q पड़ता है डैश सर P। ये किसका ब्रदर है। हाँ हाँ, तो ये बोलना पड़ेगा ना भाई। तुम अच्छा ये थोड़ी बोल दोगे बी इज अ ब्रदर। अच्छा, कोई मीनिंग निकल रहा है इस बात का, बी इज अ ब्रदर? क्वेश्चन तो ऐसे सर हमें बताना पड़ेगा कि जैसे किसका ये ब्रदर ब्रदर है है। किसी का, सर ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं ना। तो इसलिए आपको ये बताना पड़ेगा ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसका है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतना बोल दोगे ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। अरे तो इस बात का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकला ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। किसका यस कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ये बोलना पड़ेगा ना बच्चे। यस सर। मैं अब आपको क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है? सर चलिए। इसमें फिर क्वाड्रिलेटरल्स पे। नहीं नहीं, इसी पर अभी तो पहले हम इसको अच्छे से पक्का कर लेते हैं ना। अभी आपको आधी आधी बात समझ में आई है, एकदम ओके पक्की बात समझ में कर लेते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, फाइंड द कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स of the following conditional statements। अच्छा, पहले कन्वर्स बताना, बाद में कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना, ठीक है? ओके सर। तो ओके लिखो। सर, पहले हाँ, लिखें या फिर पहले ही बता दें क्योंकि नहीं, पहले फर्स्ट पार्ट लिखो, फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ, फिर सेकंड पार्ट दूंगा, सेकंड पार्ट का आंसर बताना, ऐसे करके। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इफ two triangles are congruent then their areas are equal। बताइए पहले इसका कन्वर्स। if congruent if triangles if two triangles have then the two triangles Hang are on, congruent। If their Sir, areas if- are equal, then If- he sir, is If a area is triangle. equal, Is a then triangle. triangles are congruent. sir if two triangles are have equal area then they are congruent। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। इफ टू ट्राइंगल्स, अच्छा ये, अच्छा अभी have equal area। ये नहीं थी सेकंड स्टेटमेंट तो if If their two area triangles have सर हमने देयर their इक्वल लिखा था area वो फर्स्ट लाइन। सर एरियाज आर इक्वल, सर यही तो ऐसे सेकंड में। हाँ, तो हम इसका कन्वर्स लिख रहे हैं। तो कन्वर्स क्या होगा? इफ टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल सर एरियाज। टू ट्राइंगल्स तो equal है नहीं सर area, सेकंड then पार्ट में। then two triangle अच्छा are टू नहीं है, congruent. ओके ओके फाइन। तो if टू बेटा area सेकंड पार्ट। सर उसको बाद में नहीं लगाएंगे ना, टू ट्राइंगल्स पहले लगा लिया। अरे बेटा तुम पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग समझो। तो अगर आप सर ये उसका इंग्लिश का हो कन्वर्स, गया। अगर आप if उसका their areas are कन्वर्स equal लिखोगे तो उसमें टू ट्राइंगल लिखना पड़ेगा, वरना उसका कोई मीनिंग भी तो निकलना चाहिए ना। तो इफ टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरियाज देन they are congruent। दे आर Then कॉन्ग्रुएंट। they are congruent. और ये भी तो लिख सकते हैं then two triangles are congruent. हाँ हाँ, सर अब ये बताइए कॉन्ट्रा पॉजिटिव। areas are equal then two triangles are congruent।
एक्चुअली आपको ये नहीं देखना है कि जो है उनका वो ट्रू है या फॉल्स है, मेरी बात समझो। यस सर, हमें लिखना कंफ्यूज है। मत होना कि ये तो फॉल्स बात लिख दी सर आपने। अरे भैया फॉल्स लिखना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, फॉल्स या ट्रू देखना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है इस क्वेश्चन में। हमारा ऑब्जेक्टिव है कन्वर्स लिखना, और हम जानते हैं कन्वर्स तो फॉल्स भी हो सकता है। यस सर, वो इंडिपेंडेंट होता है। हाँ वो इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर काउंटर इसलिए पॉजिटिव डिपेंडेंट अगर होता है। कन्वर्स फॉल्स आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, अरे सर ये तो फॉल्स बात लिख दी आपने, ये तो ऐसा लिख दिया ताजमहल इज नॉट इन आगरा। अरे हमसे तो कन्वर्स पूछा गया था, कन्वर्स लिख रहे हैं, अब चाहे वो कन्वर्स ट्रू हो या कन्वर्स फॉल्स हो, हमें हमारा उससे क्या लेना देना। एक चीज सेकंड वाले को सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताएं। अब बताओ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सर बस एक मिनट, एक हाँ चीज बोलो, हाँ बोलो। If two triangles area If are not triangles equal, are not congruent, then they, Sir, if two triangles area are not equal, then they are not congruent. अरे भैया शांत हो जाओ। Sir, if अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, मौका दूंगा बोलने का। अभी तुम कुछ बोल रहे थे, वो जो गर्ल कुछ बोल रही थी वो। हाँ बोलो। अभी तो आपने जब कन्वर्ट्स में बताया था तो हमने देखा था कि जो देन के बाद वाली स्टेटमेंट होती है उसे हम पहले लिखते हैं, तो क्या हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं जब हम कन्वर्ट्स लिखते हैं? नहीं, जो देन के बाद है वो हमने पहले लिखा है ना। देन के बाद क्या लिखा है? देयर एरियाज आर इक्वल। हाँ लेकिन हमने टू ट्रायंगल्स तो खुद ऐड किया है ना, तो वो मतलब लेकिन देयर का मतलब क्या है? देयर का मतलब तो टू ट्रायंगल्स ही है ना यहाँ पर। और देयर द टू ही है। अरे देयर का मतलब भी तो बेटा समझो ना, हमको स्टेटमेंट तो इस तरह लिखना पड़ेगा ना कि उसका कोई मीनिंग निकल कर आए जो सामने वाला समझ जाए। हम क्या ऐसे लिखेंगे इफ देयर एरियाज आर इक्वल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह लिखना ज्यादा बेटर है ना। ठीक है बेटा। हाँ अब आते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे। अब एक एक करके बोलेंगे। सर क्या नाम है? लव वे। एक मिनट, जो तुमसे पहले बच्चा बोला था वो बोले पहले। सर बताएं। हाँ बोलो अपना नाम बताओ, पहला नाम बताओ। सर जैद। हाँ जैब तुम बोलो। हाँ if two triangles have not equal area, then two triangles are not congruent. बहुत बढ़िया। अब इस हाँ नाम बोलो। लव वे बोलो। Sir, if two triangles do not have equal area, then they are not congruent. बहुत बढ़िया, शाबाश। और कोई बोलना चाहता है? सर मुझे एक बात बोलनी है सर, इसमें सर एक हैंड रेस का भी ऑप्शन है सर। हम लोग हैंड रेस कर लेंगे और सर आप चूज कर लेना कि आपको कौन बोलेगा। अच्छा हाँ ठीक है। सर हैंड रेस का सर है ऑप्शन, वो ज्यादा अच्छा हैंड रेस के लिए मुझे ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा हैंड रेस करना तभी हैंड रेस करना सभी लोग, यहाँ पे देख के फिर नाम। सर वो अपडेटेड वर्जन में है सर, कुछ का पुराना वर्जन भी है। तो तुम्हारे फोन में नहीं है क्या? तुम्हारे पास जो डिवाइस है उसमें नहीं है? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई तुम ऐसे करके दिखाएं सर। सर ऊपर आएगा सर, ऊपर करो बिल्कुल लिस्ट में। करो हैंड रेस करो। सर कर दिया सर, ये सबका आ गया जिन के हैं। इससे ज्यादा अच्छा रहेगा सर। बट सर जिनके पास नहीं है तो सर वो तो बोल भी सकते हैं ना, मैं आए। हाँ ठीक है। अब मैं नाम लेके बोला करूंगा, मेरे पास यहाँ पे सबके नेम लिखे हुए हैं, तो जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा, और अगर किसी को डाउट होगा तो वो हैंड रेस कर लेगा, बिना वजह कोई हैंड रेस नहीं करेगा। ओके। अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं नेम लूंगा, अगर आपको कोई डाउट है तभी आप हैंड रेस करेंगे, अगर डाउट नहीं है तो हैंड रेस नहीं करना। ठीक है ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखते हैं फटाफट। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हुआ? If two triangles have do not area, then two triangles are not congruent. If two triangles don't have equal area, then they are not congruent. Equal areas, then they are not congruent. और जैसा कि हम पहले भी नोटिस कर चुके हैं कि कोई भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने कंडीशनल स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होता है। समझ में आया? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट और ये जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये दोनों क्या हैं सर? कन्वर्सली लॉजिकली इक्विवेलेंट। हाँ लॉजिकली इक्विवेलेंट है। बहुत सही। क्या बोल रहे थे बेटा? सर अभी आपने कन्वर्स पे टिक किया था, तो मतलब कन्वर्स पे टिक नहीं किया मैंने। कन्वर्स पे कहाँ टिक किया? मैंने ये बोला
कि अगर कोई भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो अपने कंडीशनल जिसका वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है उसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होगा अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसके, ठीक है। चलिए 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 ओके फाइन। तो अब हमको ये पूरी कहानी समझ में आ गई है, समझ में आ गई ना पूरी कहानी, बता दो एक बार। यस सर। अब हम इस कहानी के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हैं और अब मैं आपको बताता हूं एक लास्ट बात और फिर ये हमारा पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम बैक टू क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएंगे। नाइन्थ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना इस टॉपिक का क्वाड्रिलेटरल्स के बाद। सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हो सर, ये पूरा पढ़ने के बाद सर नाइन्थ का जो टॉपिक है इसके बारे में सब कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सब कंप्लीट हो जाएगा, नाइन्थ में कुछ नहीं बचेगा इस लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड। वैसे नाइन्थ में लॉजिकल रीजनिंग आता भी नहीं है, ये चैप्टर नाइन्थ के अंदर नहीं आता है, लेकिन क्योंकि हम तो प्री आरएमओ को गोल बना के तैयारी कर रहे हैं। सर ये मैथ के पोर्शन में आता है क्या सर? नहीं, ये मैथ के ही पोर्शन में आता है, मैथ के पोर्शन में नहीं आता, मैथ्स में ही आएगा लेकिन 10th में आएगा, ठीक है, 10th और 11th में आएगा। लेकिन एनटीएससी का जो पहला वो होता है सर स्टेज, उसमें मैथ ही मैथ आती है सिर्फ मेंटल। हाँ, तो हो सकता है मैथ में इसके कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन अभी सर सर अगर सर हमें अभी एक स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है सर, तो फिर हम उससे पहले उसके कन्वर्स स्टेटमेंट भी लिखनी होगी। बेटा पहली बात तो ये हमेशा दिमाग में ध्यान रखो, आप सभी स्टेटमेंट के कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं लिख सकते, आप केवल कंडीशनल स्टेटमेंट का ही कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हैं। ओके, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है आई लिव इन न्यू दिल्ली, तो इसका कोई कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं बनेगा क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई स्टेटमेंट है इफ आई लिव इन दिल्ली देन आई विल गो थ्रू मेट्रो, तब ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, तब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनेगा। बात समझ में आई? इमेजिन करते हैं ना बस इंग्लिश में पढ़ा था सर। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट का ही निकलता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में सिर्फ इमेजिन करते हैं ना सर कि अगर हम वहां होते तो फिर ऐसा करते। हाँ, इफ और देन के फॉर्मेट में कोई स्टेटमेंट होगा तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट होगा और उसी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं लास्ट आपको एक बात बताता हूं और इस वाली कहानी को हम फिनिश करते हैं यहीं पर ही। जरा सुनिएगा ध्यान से, तो हमने क्या सीखा है अभी तक, जरा सुनिएगा। तो हमने ये सीखा है कि अगर कोई स्टेटमेंट इफ समथिंग देन समथिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट कहलाएगा? कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ है, पी कोई स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली इफ क्यू। मान लीजिए ये कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पी एक स्टेटमेंट है, ओके, इफ एंड ओनली इफ क्यू कोई दूसरा स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो क्या मतलब है इस बात का, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बोलते हैं, अच्छा हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पी, और ये सिंबल बनाएंगे दो एरो, दोनों साइड एरो बनाएंगे ऐसे करके। तो क्या मतलब है इस बात का, आइए समझते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे सामने लिखा हुआ है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, तो इस बात का मतलब होता है इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी। इस बात का मतलब है, या फिर दूसरे शब्दों में लिखता हूं, और P बाई कंडीशनल Q का मतलब होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। पहले बात समझ में आई या नहीं आई? सर मतलब अब इनमें रिलेशन
समझ में नहीं आई क्या? मैं दोबारा समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर। यस अच्छा मैं सर, आ गई। हाँ मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ और ताकि समझ में आए। इतना नोट कर लो फटाफट। सर आ गई। ठीक है, सब लोग नोट कर लें पहले। सर 1 मिनट सर कर रहे सर डन। ये दोनों तरफ एरो लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आई बता रहा हूँ क्या मतलब है, रुक जाओ। सर डन। सब देख अच्छा सर, ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। हाँ बाय मीन्स टू और कंडीशनल, टू कंडीशनल स्टेटमेंट। हाँ, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशनल स्टेटमेंट को मर्ज कर दिया है। ये सब मतलब सर कन्वर्स और स्टेटमेंट। हाँ, दोनों साथ में होल्ड होने चाहिए, दोनों मतलब बातें ट्रू होनी ये चाहिए। दोनों के बीच में रिलेशन हो गया ना कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। नहीं नहीं, इक्वल नहीं हुए। वो एक्चुअली क्या है, वो तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का हम मीनिंग बता रहे हैं। मैं एग्जांपल देकर बात समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। देखो एग्जांपल देखो अभी। देखो एक्चुअली कोई भी स्टेटमेंट अपने कन्वर्स के ट्रू नहीं बोल रहा हूं मैं, कन्वर्स के इक्विवेलेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोलना चाह रहा। देखो सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल लो। एक मिनट, मेरा टैब गड़बड़ कर रहा है। एग्जाम्पल ये लो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लो। I shall attend party if and only if I complete the assignment। तो क्या मतलब है इस बात का? ये स्टेटमेंट एक्चुअली किस बात के इक्विवेलेंट है? ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, लेकिन ये सिंगल स्टेटमेंट दो बातें बोल रहा है। ये क्या क्या बोल रहा है जरा सुनिए ध्यान से। ये इक्विवेलेंट का साइन है। ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है इफ I attend the party, then I complete the assignment। एक ये वाली बात बोल रहा है ये, लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं बोल रहा, साथ में ये भी बोल रहा है इफ I complete the I complete the assignment, then I assignment, will go to attend the party. then I attend the party। ये वाली बात भी बोल रहा है। तो अकेला ये जो स्टेटमेंट है, जो हमने ऊपर सबसे ऊपर ये स्टेटमेंट लिखा, ये बेसिकली दो स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। ये सिंगल स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, ये सिंगल स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। कुछ बात समझ में आई? यस सर। बोलो। यस सर। सर मतलब P implies Q और Q implies P दोनों को वैलिड होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात तुमने बोली। अगर ये जो स्टेटमेंट होता है ना P बाई कंडीशनल Q, ये स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है, इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। अगर P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P, ये दोनों बातें ट्रू हैं, तब ये वाली बात ट्रू मानी जाएगी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो ये वाली तो बात ये false हम है। नहीं लिखेंगे। हाँ ये सर बात इसमें false लॉजिक मानी लगा के बताना होता है ना सर कि ट्रू कौन सी है। तो सर हम बोलेंगे पहले उसने असाइनमेंट पूरा करा, जब वो पार्टी में अटेंड करी उसने। तो सर इसका मतलब यही तो हुआ ना, कन्वर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट दोनों ट्रू हो गई, मतलब कहीं ना रिलेशन तो बन ही गया ना दोनों के बीच में।
नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ जब एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसका कन्वर्स भी ट्रू है, तो हम उस स्टेटमेंट को बाई कंडीशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे मर्ज कर सकते हैं बाई कंडीशनल लिखकर। कैसे? एग्जांपल देता हूं उसका, मैथमेटिकल एग्जांपल समझिए। देखिए इसका मैथमेटिकल एग्जांपल है जो आपको समझ में आ जाए। मुझे एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना होगा। देखिए, पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सुन लीजिए पहले एक बार। अरे लॉजिकल रीजनिंग है ना? हाँ हाँ बेटा, लॉजिकल रीजनिंग है। A quadrilateral is concyclic. A quadrilateral is concyclic if and only if their opposite angles sides add up to 180 डिग्री। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। मान लो ये एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है, और एक्स प्लस वाई 180 डिग्री है, तो ये क्वाड्रिलेटर कॉन्साइक्लिक होगा। मतलब एक सर्किल जो है इसके बाहर ड्रॉ कर सकते हैं हम, जो इसकी वर्टिसेस से पास होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? इफ एंड ओनली इफ लिखा। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का दो मतलब हुए। ये जो अकेला स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। बताओ किन किन दो स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है? इज इक्विवेलेंट टू, इसकी स्टेटमेंट बनेगी सर कि if their opposite angle add up to 180 then a quadrilateral is concyclic. बहुत बढ़िया, quadrilateral is concyclic हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस किस के इक्विवेलेंट है? इज इक्विवेलेंट टू इफ अ क्वाड्रिलेटरल। सर एक तो इसका कन्वर्स होगा और एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्साइक्लिक देन देयर opposite angle add up to 180 डिग्री। एंड लगाना बहुत जरूरी है। एंड ओके। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? इफ द sum of opposite angles is equivalent to, लव्या ने सर हैंड रेस कर रखा है। if the sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then it is a cyclic quadrilateral. Then it is a concyclic quadrilateral concyclic बताइए, concyclic quadrilateral। और एक बार पिछली वाली स्लाइड पे करना। बताइए, बात समझ में आई नहीं आई? इफ एंड Yes, ओनली sir. का मतलब समझ में आ यस गया? सर। जब मैं इफ एंड ओनली बोलूंगा, मतलब इफ एंड ओनली का एक सिंगल स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। बात समझ में आई? नेक्स्ट स्लाइड पे करना सर। यस सर। इफ एंड ये तो ओनली, मतलब ये सर ये भी ट्रू है, उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। हाँ बिल्कुल सही। यस सर। एक सर हम conditional बाय statement- कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए राइट करते हैं ना, जिससे स्पेस कम लगे और इजी वे ऑफ राइटिंग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हम इसीलिए बाई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं, जिससे हमें कम वर्ड्स में हम अपनी बात लिख सकें। बिल्कुल सही बात है। यस सर, बिकॉज वी यूज multiplication instead of addition. This बहुत is बढ़िया, an advanced way of adding things. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बताइए फिर आप लोगों को ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया? Yes sir. Yes, sir. तो अभी मैं समराइज, हाँ बेटा, सब पेज टर्न कर लीजिए एक बार आगे। तो अभी मैं इसको समराइज कर देता हूँ। सर एक भाई नहीं रहे। तो हमने क्या, अब हमने दो चीजें पढ़ ली हैं। हमने एक चीज तो ये पढ़ी है कि अगर कोई स्टेटमेंट
इफ P देन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय P implies Q, इस तरह से डिनोट करते हैं। P implies Q is equivalent to P dash Q dash। हाँ, अभी आ रहा हूं। फिर हमने ये देखा था, सर एक बार पीछे कर, क्या पीछे करूं? सर पीछे कर दो सर, यस बस लास्ट कर सर, हो गया। तो फिर हमने देखा था कि P implies Q and Q implies P are converse of each other and they have no connection, मतलब दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, हमने ये देखा था। फिर हमने ये देखा था they have no bond। Q dash implies P dash is called contrapositive of Statement। P implies Q, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है? They are equivalent to each other। They are equivalent to each other। हाँ, they are equivalent। So they are logically equivalent to each other। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सर पीछे कर दीजिए एक बार। ठीक है, दे आर इक्विवेलेंट, ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं, पूरा मैं समराइज कर रहा हूँ, इसको समरी लिख लीजिए आप। सर ये लास्ट में आपने क्या लिखा है, लास्ट वाली स्टेटमेंट? Q dash implies P dash is called contrapositive of P implies Q and they are equivalent, that is P implies Q is logically equivalent to Q dash implies P dash। ठीक है, और फिर हमने ये सीखा था कि अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है इस फॉर्म में P if and only if Q, इस फॉर्मेट का कोई भी स्टेटमेंट है इज अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, इज कॉल्ड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड आगे सुनो, एंड इट इज equivalent to two conditional statement। ये बेसिकली टू कंडीशनल स्टेटमेंट, एक ये रियल, दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के इक्विवेलेंट है। कौन कौन से स्टेटमेंट्स? सर एक रियल, सर एक P implies Q और एक कन्वर्स, एक सर कन्वर्स। हाँ, तो इसका मतलब P बाई कंडीशनल Q is equivalent to P implies Q। सर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं सर, रियल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स भी लिख सकते हैं हम इसमें। रियल स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? सर टू कंडीशनल, सर एक बार पीछे कर दीजिए। अभी तुमको जो बातें बता रहा है कि सर बोथ स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्ट्स आर ट्रू, देन वी यूज दिस बाय कंडीशनल स्टेट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कोई बाई कंडीशनल स्टेटमेंट प्रूफ कर दो कि ये सही है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरम्स हमारी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है मैथ्स में। तो जब भी कोई थ्योरम मैथ्स में बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगी तो हमें उस थ्योरम को दो पार्ट्स में प्रूव करना पड़ेगा। पहले पार्ट्स में तो हम P implies Q प्रूव करेंगे और सेकंड पार्ट में हम Q implies P सेकंड में सर उसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हमने दो प्रूफ नहीं दिए तो वो हमारा प्रूफ इनकम्प्लीट है। सर कंडीशनल स्टेटमेंट में और सर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में यही फर्क है ना, सिर्फ इसमें P implies Q दिखाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में,
और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में दोनों दिखाते हैं, कन्वर्स और पी इम्प्लाइज क्यू। हाँ हाँ हाँ। सर रीड सर कैसे करते हैं सर जिसमें 2 एरो होते हैं? इसको रीड करने का तरीका है P बाई कंडीशनल Q या फिर P बाई इम्प्लाइड Q। ओके सर। सर सर इसमें P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं? नहीं बेटा, इक्वल से मतलब नहीं है। तुम बार बार एक अरे इसी सर बात पे कंफ्यूज हो रही हो। बेटा देखो, हमने एक नई बात को डिफाइन करा है, मेरी बात समझो। हमने क्या काम करा, देखो इस तरह समझो, तुम्हारा एक घर है, तुम्हारे घर के आसपास और बहुत सारे घर हैं। अगर यस हम उन सभी घर को मर्ज कर कर बोलें कि ये एक कॉलोनी है, तो यस कॉलोनी का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ ऑल हाउसेस, ये तो मतलब हुआ ना। यस सर अगर सबको प्लस करके सर एक ही वर्ड लिख देंगे, कॉलोनी। तो क्या इस बात का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा घर और बाकी घर सेम हो गए? नो सर नहीं हुआ ना। तो हम एक नई टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं। नई टर्मिनोलॉजी क्या दे रहे हैं कि ये जो बात लिखी है ना, P बाई कंडीशनल Q, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ये एक डेफिनेशन है। ये क्या है? एक डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है ये? P बाई कंडीशनल Q की। जबकि ये डेफिनेशन नहीं है, ये एक रिजल्ट है। इसको हम प्रूफ किया, हमने इसको प्रूफ किया, ये एक रिजल्ट है। ओके, इसको हम बाकायदा हमने इसको प्रूफ कर रखा है, क्योंकि इसका अपना एक मीनिंग है। पहले से हमको इसका मीनिंग पता है, इसका मीनिंग हमको पहले से पता है। इन दोनों बातों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। जबकि इसका तो हम मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये होता है, इसे कोई हमने पहले से डिफाइन नहीं कर रखा है ना, इसका तो हम मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सर मतलब जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट होगी वो इन दोनों से मिलके बनी है और ये दोनों ट्रू है, पर हमें ये नहीं पता कि ये इसके ट्रू है या वो उसके ट्रू है। हम ये नहीं कह सकते। हाँ हाँ, मतलब जब ये दोनों बातें ट्रू होंगी, जब ट्रू होंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ट्रू होंगी। जब ये दोनों बातें ट्रू होंगी तब मैं बोलूंगा कि ये वाली बात ट्रू है। पर ये जरूरी है कि P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P एक दूसरे के लिए भी ट्रू हो। हाँ, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर P इम्प्लाइज Q ट्रू है तो Q इम्प्लाइज P भी ट्रू होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो हो सकता है कि इसमें से एक ट्रू हो जाए, एक फॉल्स हो जाए। अगर इनमें से एक ट्रू और एक फॉल्स हो गया तो ये जो स्टेटमेंट है बाई कंडीशनल वाला, इसको हम फॉल्स बोलेंगे। इसको हम ट्रू कब बोलेंगे बाई कंडीशनल वाले को? जब P इम्प्लाइज Q भी ट्रू है और सर Q कन्वर्स और दोनों इक्वल हो। हाँ, दोनों ट्रू हो जाए। अभी तो आप थोड़ा थोड़ा समझ लो, जितना समझ में आ रहा है। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, अभी आप बहुत छोटे बच्चे 9th क्लास में, तो इसलिए इतना डीप में तो कोई पढ़ता भी नहीं है 9th क्लास के अंदर। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हाँ, हमको तो प्री आना में क्वालिफाई करना है, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने कोऑर्डिनेटर्स की। तो अब हमारा पूरा ग्राउंड तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम सीधे ज्योमेट्री के हाईवे पे चलने के लिए तैयार हैं। तो आज हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, तो मैं कोऑर्डिनेटर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मैंने पहले पढ़ाया था उसको दोबारा पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, और फिर हम कोऑर्डिनेटर्स की बात करते हैं। चलिए, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। अभी 10 मिनट ही बचे हैं, कोई फायदा नहीं होगा फिर मुझे। कोऑर्डिनेटर्स के क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन जनरल, हम मिक्स प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। Yes sir, algebra related. चलिए हम मिक्स प्रॉब्लम्स करते हैं और होपफुली आपको मजा आएगा प्रॉब्लम्स करने में भी। चलिए, सर ज्योमेट्री दे दीजिएगा, अलजेब्रा मत दीजिएगा। ज्योमेट्री की प्रॉब्लम करनी है बेटा तुम्हें? सर अलजेब्रा थोड़ा सा डिफिकल्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अभी मैं तुमको सब कुछ कराऊंगा। अभी मैंने ज्योमेट्री तुमको पढ़ाई नहीं है ना ज्यादा। सर अलजेब्रा आसान है सर। नहीं बेटा, सब आसान है। सर कुछ भी दे दीजिए। क्वेश्चन लिखिए फटाफट, अब आप, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। इफ, अच्छा पहले मैं क्वेश्चन देने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। अगर मैं लिखता हूं fx = x² + 3, तो आप f1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
सर x की जगह 1 सर हम x कर की देंगे जगह ना। सर 4 आएगा। प्लस 4 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस सर 4 आ जाएगा। F5 की वैल्यू कितनी आएगी? सर 28 सर 28। तो ये आप लोगों को पता है, ये नोटेशन आप लोगों को Yes, आप sir. फेमिलियर है। बहुत यस यस सर। सर। चलिए बताइए फटाफट। ओके सर। ये F3 सर किसके दे रखा है, FX दे रखा है या फिर क्या दे रखा Fx तो तुम्हें दिया है और F-3 की वैल्यू भी दी है। ओ ये क्या हो गया? कैसे होगा? है? सर स्क्रीन छोटी हो गई। अब ठीक है। क्या तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर कर लेंगे। सर 1 मिनट सर, बस अभी हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें A और B की वैल्यू निकालनी है ना? नहीं, ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको F3 की वैल्यू निकालनी है। सर एक बार F3 की वैल्यू आपसे F3 की वैल्यू पूछी गई है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सर डन। क्या आंसर सर आया? डन। आंसर सर 8। 8। यस सर 8। और किसी का आंसर आया 8? यस सर 8 आया। कितने स्टूडेंट्स का आंसर 8 आया? जरा कमेंट बॉक्स में यहाँ पे 8 लिख के बताइए मुझे, कितने लोगों का आंसर 8 आया? यहाँ पे लिखिए यस या फिर 8, कुछ भी लिखिए। ओके, 3 लोगों का आया आंसर 8। बाकी लोग भी ट्राई करते रहे, बाकी लोग ट्राई करते रहे, सभी लोगों को ट्राई करना है। ओके, आपको F3 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रहे। आपको A और B की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, F3 की वैल्यू पर फोकस करिए। आपको F-3 की वैल्यू पता है। वैभव का भी आंसर आ गया। सर आने वाला। देखिए मैं आपको थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, थोड़ा सा, फिर जिन लोगों से नहीं हो रहा है वो लोग ट्राई करेंगे। सर 1 तो मिनट बाद हिंदी देना सर, 1 मिनट। देखिए अभी आपको Fx की वैल्यू दी है। Fx की जो वैल्यू है वो है ax⁴ माइनस bx² प्लस x प्लस 5। आपको F-3 की वैल्यू दी है 2। तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिलेगा? यहां से हमें रिलेशन मिलेगा 81a माइनस 9b माइनस 3 प्लस 2 सॉरी प्लस 5
इज इक्वल टू 2। सर 81a minus 9b 0। 81a माइनस 9b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0, और हम इसे इक्वेशन Yes, नंबर sir. 1 बोल देते हैं। जब हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया तो हमसे f3 की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर हम f3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 81a माइनस 9b प्लस 8 3 प्लस 5। और Yes, देखो sir. 81a माइनस 9b अभी हमने निकाला है 0 है, 0। तो Yes, हमने sir, इसे 0 पुट है। कर दिया और 8 यस हमारा सर, आंसर आ यस गया। 0। यस सर। Yes, sir. तो इसमें समझने में किसको डाउट है? नो सर, नो डाउट। देखिए आप एक No, बात sir, सर एक बार appreciate पीछे करें। no करेंगे, doubt. पीछे। देखिए आप एक बात को अप्रिशिएट करिए। जो अप्रिशिएट करने वाली बात है वो ये है कि आपने ए और बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको जो निकालना था आपने वो निकाल लिया, क्योंकि आप ए और बी की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकें, लेकिन Yes, आपको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन थी कि आप F3 की वैल्यू निकाल सकें। इसलिए Yes. जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो प्रॉब्लम राइटर्स होते हैं बहुत चालाक होते हैं। प्रॉब्लम राइटर्स जो हैं डेटा को इस तरह सेट करते हैं कि जो पूछा गया है वो तो निकल जाएगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ निकालने की कोशिश करोगे तो शायद वो ना निकले। आर यू गेटिंग इट? इसलिए आपको भी बहुत क्लेवर होना पड़ता है। जो पूछा गया है Yes, sir. उसी के ऊपर फोकस करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक स्ट्रेटजी है, ठीक है ना? तो आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं एक स्ट्रेटजी लिखकर। यस सर। एक स्ट्रेटजी हम लिखते हैं, और ये स्ट्रेटजी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है कि फोकस ऑन व्हाट इज आस्क्ड। What question? Yes sir, focus on what is to be find, yeah, what is asked. It may happen that you are not given sufficient information to find something extra, but you can find what is asked. What is asked? You can find exactly what is asked. पिछले वाली स्लाइड पे करना। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी है जो आपको ध्यान रखनी है। हम टाइम पर ऐसी स्ट्रेटजीज आपको बताते रहेंगे। बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमें Next सीखनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। हाँ बेटा, क्या होमवर्क के लिए भी दे दीजिए क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। होमवर्क के लिए बोल रहे हो क्या? होमवर्क के लिए क्या? अच्छा, नेक्स्ट पेज पे कर दीजिए। ओके 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 ओके। चलिए एक प्रॉब्लम हम होमवर्क के लिए भी देखते हैं। होमवर्क के लिए, अच्छा पहले मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं आपके सामने ये कहता हूं कि एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसके सम ऑफ द रूट्स पता है आपको? यस सर। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? इसके सर, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? सर ये तो नहीं पता। अच्छा नहीं पता ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दूंगा। तो पता है इक्वेशन रूट्स वही होती है ना, जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। हाँ, सम ऑफ रूट्स का ही डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। तो मुझे बस ये जानना था कि आपको वो अभी बताया नहीं बताया, तो अभी आपको नहीं बताया, कोई बात नहीं। सम ऑफ रूट्स का सर a अंडर रूट b सब वो वाला। सर सम ऑफ रूट्स सर सम ऑफ रूट्स तो सर इसमें 5 होगा और प्रोडक्ट 7। हाँ तुमको पता है, बाकी लोगों को नहीं पता। आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी। चलिए आप ये वाला क्वेश्चन करके आइएगा होमवर्क में। सर माइनस बी अपॉन ए अपॉन बी सर ऐसे कुछ होता है। कोई बात नहीं, हम बाद में पढ़ाएंगे, डोंट वरी। इफ a प्लस a पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 4, फाइंड a पावर 4 प्लस a पावर माइनस 4। ठीक, ये क्वेश्चन करके आइएगा। ओके सर। ओके बाय सर। चलिए आज के लिए इतना ही है। ओके बाय बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेटर स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग प्रेजेंट रहें नेक्स्ट लेक्चर में।
अगर यस आपका सर। कोई फ्रेंड आज सर absent बाय है तो उसको बोल देना, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर हम पीआरएमओ की सर प्रिपरेशन तो करें, लेकिन सर हम उसकी तैयारी के लिए सर कौन सी बुक रखें अपने पास? मैं आपको टाइम टाइम पे बुक बताऊंगा, जो स्टडी मटेरियल मैं आपको बताऊंगा वो स्टडी मटेरियल आप फॉलो करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सर एक 5 टाइम वर्ड की सर एक बुक थी सर, वो नहीं लेनी? आप मार्केट से कोई सी भी बुक अपनी मर्जी से बाय ना करें, बहुत सारे रिकमेंडेशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, कुछ भी फॉलो ना करें, जिस रिकमेंडेशन को मैं बताऊंगा वही आप फॉलो करना, ओके? यस सर। हाँ चलिए, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सुभाष सर। गुड इवनिंग एवरीवन।